खबरों का रुख करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि राजनीति के जरिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम कैसे की जा रही है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने कोरोना के खिलाफ कौन सा आंदोलन छेड़ दिया है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले 24 घंटे तक भोपाल के मिंटो हॉल में स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हैं। सत्याग्रह तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये स्वास्थ्य आग्रह अपने आप में एक अनूठी पहल है। ये बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है वहाँ पे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इन्हीं तमाम पहलुओं पे, मुद्दों पे लोगों को जागरूक करने के लिए अगले 24 घंटे तक इसी तरह खुले आसमान के नीचे मुख्यमंत्री कार्यालय चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहां मौजूद रहेंगे और यहीं से सारे काम होंगे। अभी आप देख रहे हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक जो हर मंगलवार को होती है मंत्रालय में, लेकिन आज वो यहीं खुले आसमान के नीचे होगी, क्योंकि इसके जरिए एक संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देना चाहते हैं कि लोग जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वहां पर अब अपनी सावधानी वो बरतें, क्योंकि सरकार के प्रयास अपनी तरफ हैं, लेकिन लोगों को जागरूक होने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। आज शाम को कोरोना समीक्षा बैठक भी इसी मंच से होगी। रात को जो रात्रि विश्राम है वो मिंटो हॉल में रहेगा और उसके बाद कल दोपहर 12:30 बजे स्वास्थ्य आग्रह का समापन होगा, जहां पर मुख्यमंत्री पहले पत्रकारों से बातचीत करेंगे। कोरोना को लेकर के जो स्थितियां बनी हुई है उसको लेकर क्या नए फैसले लिए जा सकते हैं या क्या नए फैसले कोरोना समीक्षा बैठक में लिए जाएंगे, उसकी जानकारी देंगे। हमारे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके साथ साथ डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। बीएस वोरा साहब जुड़ रहे हैं, वो पब्लिक के नुमाइंदे के तौर पर आज हमारे शो का हिस्सा हैं और इसके अलावा वो सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रेसिडेंट ईस्ट दिल्ली RWS जॉइंट फ्रंट भी वो हैं। वोरा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आम आवाम की आवाज़ आज आप ही के थ्रू हमारे शो का हिस्सा बनने जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लग गया है, 10 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक। पहले सीएम केजरीवाल कह रहे थे कि लॉकडाउन की नौबत नहीं है, लेकिन आज क्योंकि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं तो ये फैसला लिया गया है। पहले इस पे आपका रिएक्शन ले लो। देखिए, जो 2 दिन पहले जो सीएम साहब ने कहा था कि भी लॉकडाउन के कोई चांस नहीं है, तो हमें तभी गलत लग रहा था, क्योंकि आसार बहुत खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में रोज केसेस बढ़ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन्स पिछले 10 दिन 15 दिनों में डबल से ज्यादा ट्रिपल हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत तो है। और जो ये नाइट कर्फ्यू है, मुझे लगता है इसका वैसे कोई इम्पैक्ट हो या ना हो, लेकिन लोगों के दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। क्योंकि हम लोग जो है, अगर कुछ नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है, तो लोगों को लगता है शायद कुछ है ही नहीं है। लेकिन जब नाइट कर्फ्यू भी लग जाता है तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फीलिंग आती है कि हाँ यार, कुछ तो है, थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, थोड़ा सा घर में बैठने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन है। इससे कहीं ना कहीं एक चेक जरूर लगेगी लोगों को बाहर निकलने में, जो खुलेआम बाजारों में घूम रहे हैं, जो ईटिंग जॉइंट्स में बैठ के बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खा पी रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर एक चेक जरूर लगेगी इस नाइट कर्फ्यू की वजह से। ठीक है, यानी एक बार फिर से कढ़ाई की जरूरत नजर आ रही है, क्योंकि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहूंगी, आज कोशिश ये करेंगे कि जनता जो सवाल उनके जहन में अभी भी उठ रहे हैं, 1 साल के बाद भी हम अभी भी डिस्कवरी कर रहे हैं कोरोना को, तो आपसे समझें कि मसला कहाँ है और क्या पेचीदगियां हैं, आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए भी उतना ही नया है कोरोना वायरस जितना एक आम इंसान पब्लिक के लिए है। सो एज वी गो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोरोना की एक बात जो समझ में आ रही है, ये सारे सीजन्स को सरवाइव कर गया है, ज्योग्राफिकल अलग अलग सिचुएशंस को सरवाइव कर गया है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि कोरोना जा नहीं रहा है, क्योंकि अगर डॉक्टर कह देते हैं कि एक शख्स भी कोरोना कैरियर हो सकता है और उसी से अगर फैल सकता है, फिर तो इसके जाने की संभावना नहीं है। हमें ही इससे लड़ने के लिए अपनी वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी या फिर अपनी इम्यूनिटी ठीक करनी पड़ेगी। यानी कोरोना तो नहीं जा रहा है, और इस पूरे माहौल में इससे लड़ना कैसे है आगे, क्योंकि पिछले साल लगा था कि 1 साल में कुछ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात तो बदतर होते जा रहे हैं। वैक्सीन भी है, हालात तब भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। देखिए, अगर हम पैंडेमिक की बात करते हैं तो पैंडेमिक शुरू में अगर हम देखा जाए, एक बार 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था। उस समय भी अगर हम हिस्ट्री में जाएं पैंडेमिक की, तो वो हमेशा वेव्स में आता है। तो अभी अगर आप देखिए, इस समय फिर से सेकेंड वेव बढ़ रही है और हो सकता है कि सेकेंड वेव जो है ये फिर से डॉर्मेंट स्टेज पे जाके तीसरी वेव को फिर से जो है उसको आ जाए। बट
फिर भी हमें ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बेसिक प्रोटोकॉल्स, बेसिक एसओपीज जो बताई गई हैं, उनको जरूर हम फॉलो करें। अगर आप देखिए वैक्सीन लग रही है अभी, जिस हिसाब से वैक्सीन लग रही है 138 करोड़ की पॉपुलेशन में, आज का अगर मैं डेटा बताऊं तो 43 लाख लोगों को जो है 24 घंटे में सबसे ज्यादा ये आंकड़ा है जो वैक्सीन लगी है। बट हमें जितना ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स अगर हम खोल सकते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज कर सकती है तो हमें वो करना चाहिए। और जहां तक वायरस की बात है, वायरस का तो देखिए नेचर है, इस बार का जो सेकेंड वेव का जो इन्फेक्शन पाई गई है वो 2 से 6 टाइम ज्यादा इन्फेक्शियस है, वो वाली वेव, वो वाले वायरस का स्ट्रेन जो पहले वेव में था। तो अगर हम देखें तो हमें प्रोटोकॉल्स तो बहुत ही अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे और वहीं पर ही सबसे ज्यादा जो है लापरवाही हो रही है। आप अभी भी देखिए मास्क पहनने का जो तरीका है वो भी प्रॉपर तरीके से लोगों के बीच में नहीं है। तो अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक हम कंट्रोल में ला सकते हैं अपने इस बीमारी को। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, जो डॉक्टर मलिक ने कहा वही आपके पास उसी सवाल को आगे एक्सटेंड करते हुए लेकर आ रही हूं कि ये कोरोना ज्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है और फिर जो हमने इस पे डिस्कवरीज कर ली हैं, जिस तरह की गाइडलाइंस हमने इससे लड़ने के लिए बना रही हैं, क्या वो भी आउटडेटेड हो जाती हैं? क्या उनको भी फिर से रीडिस्कवर करना होगा? नई गाइडलाइंस भी चाहिए होंगी क्योंकि कोरोना घातक होता जा रहा है। आपने शुरुआत की थी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि टेम्परेचर को सर्वाइव कर गया, ज्योग्राफिकल एरिया को सर्वाइव कर गया। उस समय याद होगा आपको जनवरी फरवरी के महीने में बहुत सारी अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं भारत में बन उठी थी, जो कहा गया था भारत में कोरोना नहीं होगा, मलेरिया का देश है, टीबी का देश है, गर्मी आएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा, गर्म पानी पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा। अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं। मेडिकल साइंस अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं पे नहीं चलता है। मेडिकल साइंस एवर इवॉल्विंग होता है। जो आपका सवाल है, क्या हमें गाइडलाइंस बदलनी पड़ेगी? 3 तो अभी भी सत्य है, मास्क, हैंड सैनिटेशन एंड डिस्टेंसिंग, मतलब गैदरिंग, भीड़ भाड़ से बचना। ये तो अभी भी कोरोना का उतना ही सत्य है। मेडिकल साइंस की कई दवाइयां आई, फेल हो गई। वैक्सीनेशन जितना परसेंटेज प्रोटेक्शन बता रहा है उतना ही परसेंटेज है। अगर म्यूटेशन इसी रफ्तार से बढ़ता गया, जो कि हर वायरस का एक प्राकृतिक स्वभाव होता है म्यूटेट करना, अगर म्यूटेशन इतनी तेजी से बढ़ता गया तो हो सकता है आने वाले समय में ये वैक्सीन भी नाकारगर साबित हो जाए। इसलिए बचाव का तरीका वही है। दूसरी बात, जो ये सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब, मैंने जो आपने बात कही ना, उसी से एक सवाल जहन में ये आता है कि वैक्सीन है इंडिया में अपने पास 2 विकल्प, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और ये जो कोरोना वायरस है इसके जो स्ट्रेन्स हैं वो 75 तरीके के हो गए हैं। यूके स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीका हो गया है, तो ये म्यूटेशंस करता चला जा रहा है। तो ऐसे में क्या जरूरत ये भी है कि हम जो बाहर वैक्सीन्स बन रही हैं उनको भी यहाँ पर हमारे देश में इस्तेमाल करें, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो म्यूटेट कर रहा है और उस पर भारतीय वैक्सीन जो कि इस एनवायरनमेंट, इस ज्योग्राफिकल वायरस से लड़ने के लिए बनी है, पता नहीं वो कितनी कारगर हो। तो क्या हमें अपना होराइजन भी बड़ा करना होगा? अभी तक जितने म्यूटेशन आए हैं, जो भारत में वैक्सीन दोनों कंपनियों के बने हैं, वैक्सीन के बनने की प्रक्रिया सारे वायरस के एंटीजन को रिप्रेजेंटेटिव तौर पे डाला हुआ है और ये वैक्सीन कारगर। जो दूसरे वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं उसका टेक्निक उसकी अलग है, तकनीक अलग है, सिर्फ कारगर क्षमता या हाँ भविष्य में अगर म्यूटेशन इसी कदर बढ़ता गया या और वैक्सीन नाकारगर साबित हुई तो हमें वैक्सीन में भी सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। ये बिल्कुल सच है। ठीक है वोरा साहब, एक सवाल आपसे करूंगी। आपने कहा बहुत अच्छा है सरकार अगर ऐसे कुछ गाइडलाइंस जारी करती है जिससे लोगों को ये जहन में रहे कि कोरोना वायरस है। थोड़ा सा हट रही हूँ सब्जेक्ट से, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अगर बात करें तो अभी से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई कि चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश वो इस वक्त उन्होंने कहा स्वास्थ्य ग्रह कर रहे हैं, जिसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए दिखा रहे हैं अपने स्टेट के लोगों को कि इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं के बड़े जो नेता हैं कद्दावर, अब वो तो रैलियां करते फिर रहे हैं इस वक्त चुनावी। तो इस तरह की सिचुएशन में कॉन्ट्रडिक्शन क्या आम आवाम के दिमाग में नहीं उठेगी कि हमारे नेता जो हमें कह रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करो, वो खुद तो उनके सामने ये धज्जियां उड़ रही हैं तब वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो आम लोग तो कहने लग गए हैं मुंह पे कि हमारे यहाँ भी चुनाव करा दो, जहां चुनाव होता है वहां कोरोना तो नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। ये तो एक कहावत सी बन के रह गई है। मतलब अब जो हमारे पास जो मैसेजेस फ्लैश होते हैं उसमें जनरली यही होता है कि यार दिल्ली में भी ना चुनाव अनाउंस करवा दो, एमसीडी का करवा दो, असेंबली का करवा दो, एमपी का करवा दो, कुछ तो करवा दो,
कोरोना आने से रुक जाएगा, कोरोना डर जाएगा, कोरोना नहीं आएगा। क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ आप बोलते हो कि नहीं, हमें बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना है, मास्क पहननी है, सोशल डिस्टेंसिंग 2 फुट भी नहीं 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो दूसरी तरफ जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाती है, चुनाव डिक्लेयर हो जाता है, तो लाखों की संख्या में लोग वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तब कोविड नहीं फैलता, तब कोरोना नहीं फैलता। तो कई बार तो लोग ये यहाँ तक कहते सुने गए हैं यार कोरोना कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं धोखा तो नहीं है नजरों का। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड डाटा देखते हैं, वर्डोमीटर पे या और चीजों पे, तो जब वहां दिखता है कि हाँ यार इटली में भी लोग मर रहे हैं, यूएसए में मर रहे हैं, जापान में मर रहे हैं, हर कंट्री में इसका, ब्राजील में बहुत बुरा हाल चल रहा है, तो फिर लगता है कि नहीं यार है तो सही कुछ, है तो सही, लेकिन लोगों के मन में कॉन्ट्रडिक्शन जरूर आ जाती है जब वो अपने नेताओं की कथनी और करनी में फर्क देखते हैं। डॉक्टर मलिक, जनता ये भी सवाल बहुत पूछ रही है हमसे कि ये महाराष्ट्र में इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है कोरोना। इस वक्त के डराने वाले आंकड़े अगर सबसे ज्यादा कहीं हैं तो वो महाराष्ट्र के हैं। क्या सिर्फ दो लॉजिक ही समझ में आते हैं आम जनता को कि शायद टेस्टिंग ज्यादा हो रही होगी, पर जो मुझे दिखाई देता है, जो एविडेंट होगा, एक कॉमन मैन को भी समझ में आता है, वो ये है कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, शायद इस वजह से होगा। आप इसे किस तरह से देखती हैं? क्यों ये पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां पर डेटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई भी चीज फॉलो नहीं हो पा रही है। अगर हम और राज्यों की बात करें, इस समय सबसे ज्यादा जो 6 राज्य इफेक्टेड हैं वो है दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है ना, और पंजाब है। तो इन सब जगहों पे क्या है, महाराष्ट्र में ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी का तो एक रीजन है ही, पर दूसरी चीज क्या हो रही है कि अगर आपने देखा कि वहां पे जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है, एक चीज अगर आपने नोट करी हो, वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग की चीज ही नहीं फॉलो हो रही थी। ऑब्वियसली ये और स्टेट्स में भी थोड़ी सी लापरवाही है, बट वहां की पॉपुलेशन पर एरिया की वजह से ये चीज ज्यादा आउटब्रेक हो गई। दूसरा क्या है, अगर आपने देखा हो कल यूपी सरकार ने एक बड़ी अच्छी चीज करी है कि इन्होंने अपने वायरस का जो स्ट्रेन के हिसाब से हमारी गाइडलाइंस भी चेंज होती है, वैसे ही इन्होंने अपने जो है जो प्रिकॉशनरी सिम्टम्स है उनको भी चेंज किया है। एक चीज बड़ी अच्छी है कि अगर आपने देखा हो कि कल यूपी में क्या हुआ, अगर आपने सुना हो, योगी सरकार जी ने बोला है कि अगर एक घर में भी कोरोना आ गया तो उसके आसपास के 30 घर जो है वो सब जो है वो एकदम कंटेनमेंट जोन में आ जाएंगे। अगर दो घर में 2 लोगों को भी हो गया, 2 घरों में होगा, तो 60 घरों को वो कवर कर देंगे कंटेनमेंट। डॉक्टर मलिक, यहाँ पे मुझे आपको इंटरप्ट करना होगा क्योंकि एक सवाल जो आम इंसान के जहन में आता है, आप डॉक्टर के लिहाज से अपनी बात कह रही हैं। आम इंसान कहता है कि एक शख्स अगर आ गया कोरोना की वजह से, जिस पूरे 20 घर को लॉक करवा दिया, तो उस 20 घर में रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा कईयों के लिए। तो लॉकडाउन का जो भय है, क्या इसका कोई विकल्प नहीं है? क्या ये कंटेनमेंट जोन से बचने का कोई तरीका नहीं है? क्योंकि लोगों की आमदन, कई लोग हैं जो आज कमाएंगे आज खाएंगे, तो वो भय समझ रहे हैं आप? डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि कोविड का एकदम से वहां पे रोक दिया, मगर आम इंसान के लिए, या वो भूख से मर जाएगा फिर वो सिचुएशन में, डू वी हैव एन ऑप्शन, एन अल्टरनेट टू दिस लॉकडाउन एंड कंटेनमेंट? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। हमारे पास हमें और ऑप्शंस भी होने चाहिए। ये आम आदमी के लिए बड़ा ही मुश्किल समय है, जैसा हमने अपनी पहली वेव में भी देखा था। बट अगर आप देखिए, ये जो वायरस है सेकेंड वेव का, वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। हमारे लिए इस समय क्या है, हमें ये देखना है कि अगर हमने केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो कितनी हमारे देश में जो है वो मौतें हो जाएगी। तो हमें एक बीच का बैलेंस बना के जरूर चलना पड़ेगा। बट आप देखिए, ये वायरस कैरियर अगर हम बन गया, एक आदमी भी एसिम्प्टोमेटिक अगर पेशेंट है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं, और वो कल इतने लोगों से मिल रहा है, परसों और ज्यादा लोगों से मिल रहा है, तो वो किस तरीके से हम इस वायरस को कंटेन कर पाएंगे? प्लस अगर वैक्सीन भी देखिए हम इतनी नहीं अभी लगा पा रहे जितनी हम लगा सकते हैं, या हमारे सरकार को थोड़ा सा और एज रिलैक्सेशन देना चाहिए वैक्सीन के लिए। तो दूसरी चीज, अगर आप देखिए 33% हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे तो अभी प्रोटेक्टेड ही नहीं है। अभी तो ट्रायल्स चल रहा है बच्चों पे की जो वैक्सीन आने वाली है। तो हमें ना एक बैलेंस लेके जरूर चलना पड़ेगा कि हम ये भी देखें कि किस तरीके से हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बना दें ताकि लोगों का इन्फेक्शन भी ना बढ़े, प्लस साथ में उनकी जो है वो रोजमर्रे की जिंदगी भी। राइट। डॉक्टर अंशुमन, वही सवाल आपसे भी, डू वी हैव एनी अल्टरनेट टू दिस लॉकडाउन? क्योंकि ये हॉन्ट कर रहा है लोगों को। महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि लोगों ने पलायन पहले शुरू कर दिया है, ये खतरा भांपते हुए कि वीकेंड पे पूरी तरह से लॉकडाउन है तो कहीं हमारा रोज का भाड़ा देना भी मुश्किल ना पड़ जाए हमें। देखिए, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, एज ए पर्सन ऑफ द सोसाइटी, डॉक्टर भी एक सामाजिक प्राणी है।
मैं लॉकडाउन के फेवर में कतई नहीं हूँ। इसके पीछे का कोई वैज्ञानिक तथ्य अब भारत में नहीं है। जब 1 करोड़ से ऊपर केसेज आपके पास हैं, लॉकडाउन का मतलब क्या हो कि वायरस को आप ट्रांसमिट होने से इसमें देरी कर देंगे और कुछ नहीं है, ट्रांसमिट होगा वायरस, क्योंकि अब वायरस आपके यहाँ है। जो बात हो रही है कि 20 घर या 60 घर को बंद करेंगे, आप जिस घर में इन्फेक्टेड है, होम क्वारंटीन अलाउ कर रहे थे, तब आपने कहाँ घर सील किए थे? ये गलत तरीका है। अब आपको डिसाइड करना होगा, लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों को बैलेंस करना होगा। जीवन भी ना जाए और लाइवलीहुड, लोगों को रोजी नहीं है, खाने की रोटी नहीं है लोगों के पास। अगर आपने लॉकडाउन जैसी चीज करी। तीसरी बात, जो नाइट कर्फ्यू की आज दिल्ली में अनाउंसमेंट करी है, कोरोना क्या दिन में सोता है, रात में जगेगा, रात में घूमने निकलेगा। जहां तक साइकोलॉजिकल की बात है, रादर देन डराने के, पब्लिक में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की जरूरत है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तय कीजिए, या दिन हो या रात हो। कर्फ्यू एक सॉल्यूशन नहीं है। पहले तो आप पब्लिक आज मास्क कैसे लगाती है आपने भी देखा होगा। जैसे पुलिस के डर से पहले हेलमेट बाइक पे रखे रहते थे, पुलिस को देखते हेलमेट लगाते, सेम मास्क लगा रहे हैं या ठुड्डी के नीचे मास्क लगाते हैं। तो आपको साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है, रादर देन फिर से वही पैनिक आएगा। और याद कर लीजिए मार्च अप्रैल 2020 क्या हालत हुई थी, और फिर से वही एक्सटेंडेड लॉकडाउन करते करते कहां इकोनॉमी गई थी, और कोरोना भी नहीं रुका था। 500 केसेस पे आपने लॉकडाउन किया था। डॉक्टर साहब, आपके साथ ना फिर से जो अभी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं उन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि समय मेरे पास कम रहता है, ज्यादा कवर करना चाह रही हूँ। वैक्सीनेशन इस वक्त अवेलेबल है, एज ब्रैकेट की सभी लोग कह रहे हैं। आज मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जो सरकार को खत लिखा है उसमें लिखा है कि 18+ कर देना चाहिए, सबको अलाउ कर देना चाहिए। क्या वैक्सीनेशन लोगों के लिए, सवाल यही दोबारा पूछ के इसका जवाब आपसे पाना बेहद जरूरी है, कि उसके बाद संक्रमण नहीं फैलेगा? क्या उससे उनकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी? दे विल बी एबल टू फाइट कोविड? बहुत अच्छा सवाल है। सारांश पे 3 बता देता हूँ। वैक्सीन लगने के बाद हमारा मकसद ये है 72 से 80% का जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब हमारी आबादी के 75 से 80% लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, तो वायरस का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो चेन बनी हुई है, चेन टूटने लगेगी, और वायरस में जो फ्रीक्वेंट म्यूटेशन हो रहा है, ये म्यूटेशन रुक जाएगा और इसकी चेन को हम रोक सकते हैं। वायरस खत्म नहीं होता है। आप अगर वायरस की थ्योरी पढ़िएगा तो वायरस, अनगिनत वायरस हमारे समाज में है, खत्म नहीं होता है अगर एक बार आ गया तो। वैक्सीनेशन फास्ट इसीलिए करना है, और 18 साल से ऊपर वालों सबको, जिनमें ट्रायल हो चुका है, जिनमें सेफ पाया गया है, आप सबको जितनी जल्दी से जल्दी हो लगाए। वैक्सीनेशन का टाइम बढ़ाएं, मतलब नाइट में लोग ऑफिस से लौटते समय वैक्सीन लगवा सके, नाइट में भी आप वैक्सीनेशन सेंटर खोलें और वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाएं, और छोटी जगहों पे भी वैक्सीनेशन लगवाएं। क्योंकि देखा होगा आज भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डिक्लेयर किया है कुछ ऐसे स्टेट को जहां कोरोना के केसेज इन्फेक्टेड नहीं, कौन से केस जगह है जहां घनी आबादी नहीं है, तो घनी आबादी वाली सिटी में, महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसे जगहों में सेंटर की संख्या बढ़ाएं और वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। और वैक्सीनेशन में जो लोगों को गुमराह किया गया, लोग गुमराह ना हो, जाके वैक्सीन लगवाएं, यही संदेश। डॉक्टर साहब, ऐसे हालात में, डॉक्टर मलिक आपके पास आ रही हूँ, वैक्सीनेशन पे बात हो रही है। एक रिकमेंडेशन जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से गया वो ये भी कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शैल बी मेड अ मैंडेटरी सर्टिफिकेट फॉर एंटरिंग इनटू अ पब्लिक प्लेस। सो क्या ये, क्योंकि लोगों के मन में भ्रांतियां भी हैं, डर भी है वैक्सीनेशन को लेके, क्योंकि कोई भी पहले उसका स्केपगोट एक तरह से लैब रैट नहीं बना चाह रहा था, लेकिन लोगों को पता है कि विकल्प भी कोई नहीं है, तो क्या इस तरह से मैंडेटरी करना हल हो सकता है हमारे देश में, वैक्सीनेशन को ज्यादा पहुंचाने का, ज्यादा लोगों को कवर करने का? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए लोग पब्लिक प्लेसेस में अगर वैक्सीन लगवा के जाते हैं तो कुछ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन तो है ही, बट एक चीज और ध्यान रखनी जरूरी है कि जब भी हम वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन के तुरंत बाद ही एंटीबॉडीज नहीं बन जाती। एक एंटीबॉडी पीक रिस्पॉन्स आने में भी आपको कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं। तो अगर ऐसे लोग आएंगे, क्योंकि हमें अभी नहीं पता, कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है फिर भी वो मॉल में आ रहे हैं और वो और लोगों को या पब्लिक प्लेसेस में दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके का हम ड्राइव शुरू करेंगे तो काफी हद तक क्या होगा, हमें ये पता रहेगा कि हम इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं दे रहे। जैसे कि डॉक्टर अंशुमन ने बताया अभी कि हमें ना ट्रांसमिशन चेन को रोकना है, ये चेन तो बढ़ती जाएगी। देखिए वायरस का एक नेचर ये होता है कि या तो वो अपना रूप बदले, जिसको कहते हैं कि एंटीजेनिक शिफ्ट, या एक होता है कि वो अपने रूप में ही कुछ चेंज कर ले या म्यूटेशन कर ले, जिसको कहते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो इस समय ये जो वायरस है इसमें अपने स्ट्रेन में जो है वो एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हो चुकी है।
तो हमें हर एक एंगल पे, हर एक उस रास्ते को, हर एक उस एंट्री पॉइंट को वहां पे हमें रोक लगानी होगी, जहां पे कि हम इस वायरस को बढ़ने से रोक सकें। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, आपसे मैं एक सवाल और लेना चाह रही हूं क्योंकि आप कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं। कोमॉर्बिडिटीज वालों को अगर वैक्सीनेशन लगता है तो उन्हें और क्या कोई उनकी अपनी जो ट्रीटमेंट है उस पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है? जिनको पहले से कोई बीमारियां उसकी ट्रीटमेंट चल रही है उसमें ये वैक्सीन ले लिया तो उनके लिए कितनी कारगर है और कितना इंटरप्टिव हो सकती है दूसरी ट्रीटमेंट्स के लिए? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। कोमॉर्बिडिटीज की लिस्ट में कैंसर, डायबिटीज, किडनी डिजीजेस, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज इनको रखा गया। इनके बीमारियों के साथ अगर किसी को कोरोना का संक्रमण होता है तो अति खतरनाक हालत, जानलेवा स्थिति बन सकती थी, इसलिए इनको रखा गया। इनको पहले वैक्सीन लगा के इनको सुरक्षित किया गया। जरूरत क्या है, आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से, फॉर एग्जांपल कैंसर का मरीज है तो अपने ट्रीटिंग फिजिशियन को बताएं कि मैं वैक्सीन लेना चाहता हूं, कब ले सकता हूं, वो उनको गाइड करेंगे। एट द सेम टाइम वैक्सीनेशन सेंटर पे जब जाएं तो अपने मेडिकल रिकॉर्ड का बाकायदा डिस्क्लोज करें कि हमारी ये बीमारी है, ये इलाज चल रहा है और ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। बस इस गैप को भर दें, आप वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, समय आज मेरे पास इतना था लेकिन सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक, डॉक्टर अंशुमन, BS वोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तेज मुकाबला का हिस्सा होने के लिए। कोशिश किए जितने सवाल आम आवाम के जहन में थे वो कवर कर पाऊं। आगे भी इस पर चर्चा हम जारी रखना चाहेंगे कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में, क्योंकि एहतियात ही एकमात्र हल हमारे पास फिलहाल नजर आ रहा है कोविड से लड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। तेज मुकाबला में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए तेज के साथ।